अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। My pleasure. My pleasure. Thank you, Asu. सर बहुत सारे आज इत्तेफाक से टॉपिक्स जमा हो गए हैं और कई तो आपकी अपनी फील्ड के हैं जिसमें बिल्कुल। जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो रेफरेंस भी है और कई दूसरी चीजें। लेकिन सबसे पहले अगर हम पार्लियामेंट से शुरू करें, इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक से। देखिए, इस पे इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। मैं आज सारा दिन इसी चीज में खुद एंगेज रहा हूँ और उसकी मैं स्टेप बाय स्टेप सारी देखता रहूंगा क्या हुआ है। इसको कंडेम करना चाहिए। मैं इसको एक्ट ऑफ सीरियस टेररिज्म कहूंगा। और मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि आज ये क्यों हुआ है। एक तो इसको सिंबॉलिक किया जाता है भगत सिंह के साथ। भगत सिंह साहब उन्होंने भी कभी एक इसी तरह के स्मोक बम जो उन्होंने फेंके थे, एक तो उसके साथ सिंबॉलिक किया जाता है। दूसरा, इसके वो गुरु साहब ने अटैक किया था तो वहां कुछ लोग जो थे वो वहां मर्डर भी हुए थे, मरे भी थे। फिर उसके बाद तीसरा एलिमेंट ये था कि इसके जो आजकल वो खालिस्तानी है पन्नू साहब, उन्होंने थ्रेट भी कर रखी थी। और इस पे मैं सारा दिन इस चीज पे, ये पहले तो मैंने जब सुना तो आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज शॉक्ड कि ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है कि ये लोग अंदर किस तरह चले गए। और क्योंकि सिक्योरिटी बहुत सख्त थी, टाइट थी सारा चीजें। फिर जूं जूं वो उसपे डेवलपमेंट होती गई और अब तो सारा खुल के सामने आ चुका है कि लोग कहीं बाहर से आए हैं, फिर वो किसी एमपी के साथ एज ए गेस्ट आए, फिर उन्होंने गैलरी से छलांग लगा कर नीचे आए। जूतों में उन्होंने वो अपने जो स्मोक बम थे वो छुपा रखे थे। लेकिन ज्यादती, सख्त ज्यादती है। और इन लोगों के साथ सख्ती से हैंडल करना चाहिए, सख्ती से डील करना चाहिए। मैं उनके नाम भी देख रहा था, एक वो नीलम थी, एक शर्मा साहब थे, एक वो दीप थे। 4 लोग सुना पकड़े गए हैं, एक शायद फरार है। वो भी ज़ाहिर पकड़ा जाएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो लेकिन सख्त ज्यादती है कि एक पीस लविंग कंट्री मेरे ख्याल में, और मैं ना सिर्फ पीस लविंग कंट्री कहूंगा आरजू, मैं जिस तरह आपको पता है मैं मुसलसल रिसर्च करता रहता हूँ और मेरी आजकल रिसर्च का जो टारगेट है वो चनकिया सिविलाइजेशन, और उससे पहले मैं जैनिज्म के बारे में, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ता रहा हूँ। जो सबसे बड़ी खूबसूरती हिंदुइज्म की और जैनिज्म की और बुद्धिज्म की, दे आर नॉट वायलेंट रिलीजन्स, दे आर टॉलरेंट रिलीजन्स। और प्रचार मोहब्बत का है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस पे क्वाइट इम्प्रेस्ड। और इसी वजह से इसके फायदे उठाते रहे हैं इन्वेडर्स, और आके वो मैनिपुलेट करते रहे इस एरिया को। फिर कॉलोनियलिज्म, और अब मैं समझता हूँ फिर ब्रिटिश आए, और उसके बाद अब मैं कई दफा तो ये कहता हूँ कि नाउ वर्ल्ड शुड बी रेडी। दो इस खित्ते से कौमें आगे चल रही हैं, एक चाइना है और एक भारत है। दोनों इंतकाम लेंगी दुनिया से अपना। चाइना अपनी ओपियम वॉर का इंतकाम लेगा, जिसकी वजह से ताइवान, हांगकांग, ये सारी चीज, सिंगापुर, उनके जिस तरीके से ब्रिटिश दौर ने उनके साथ, ब्रिटिश लोगों ने मजाक किया उनके साथ। और दूसरा, मुझे तो खैर अपने खित्ते पे सबसे ज्यादा प्यार है जो कि चनकिया सिविलाइजेशन और अशोका सिविलाइजेशन और गुप्ता सिविलाइजेशन, द आर्यन्स एंड विद द वेक वेद, उनका जो नॉलेज, और उसमें आई थिंक वर्ल्ड शुड बी रेडी नाउ। हमें से द सन विल बी राइजिंग फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम द दिस ईस्ट, मैटर ऑफ फैक्ट। और जो ग्लोबल साउथ का जो नारा है इस वक्त, मैं समझता हूँ कि आई एम सो ग्लैड। बल्कि मैं आगे चल के इसी पे जो मैं बात करना चाह रहा था कि इस वक्त जो क्रिस्टोफर रे, जो एफबीआई के चीफ हैं, अभी वापस आए हैं, उस पर भी बात करते हैं कि वो भारत में क्या बातें करके आए हैं और वेयर वी आर हेडिंग। हमारे पाकिस्तानी चीफ हैं आजकल यहाँ पे, वो किस चीज का फायदा उठा रहे हैं, उठाएंगे, क्या सोच है, पाकिस्तान इस वक्त किन हालात में है। लेकिन जो कुछ भी आज भारत की पार्लियामेंट में हुआ है, मैं उसकी मजम्मत करूंगा। जिसने भी किया है गलत किया है, और खासकर जो इस पे जो गुरु साहब ने किया था वो भी ठीक नहीं था। जो उसके बाद पन्नू साहब थ्रेट कर रहे हैं वो भी ज्यादती कर रहे हैं। बल्कि ये आज यही बातें हुई हैं। चले मैं इसी टॉपिक पे आगे आता हूं कि इंडिया अमेरिका के रिलेशनशिप थोड़े से, जो जिस स्पीड पे चल रहे थे, उस थोड़े से स्लो हुए उस पे। उसकी वजह यह है कि क्रिस्टोफर रे जो है एफबीआई चीफ, वो भारत गए हैं। वो जो इरादे लेकर गए थे कि जाके वो दबाएंगे पन्नू साहब के हवाले से जो खालिस्तानी है, लेकिन वहां से ये इतनी आसान बात नहीं है। दूसरी साइड पे भी जो लोग बैठे हैं, एक तो उनको
भारत के अंदर से सपोर्ट हासिल है, लोगों की वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल है उस टीम को। डॉक्टर जयशंकर साहब के हवाले से मैं बात करूंगा। और फिर उन्होंने बजाय इस बात पे उन्होंने वापसी पे उन्होंने एक लंबी लिस्ट पकड़ा दी उनके हाथ में, क्रिस्टोफर रे की। उन्होंने कहा कि आप वहां पे खालिस्तानीज को सपोर्ट कर रहे हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वे ऑफ एक्सप्रेशन। आप हमसे इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं कर रहे, पहले तो आप हमें लिस्टें दें, डाटा दें हमें, जो लोग वहां पे जिन्होंने हमारी एम्बेसियों पे अटैक किया, बिलखसूस कैलिफोर्निया में। तो वो लेकिन इसका जो एक फ्रिक्शन सी आई है, एक जो कुछ थोड़ा सा एक जो दो मुल्कों के अंदर थोड़ी सी एक टाइटनेस आई रिलेशनशिप की, उसका फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। उसका फायदा ये उठा रहा है कि इस वक्त आर्मी चीफ साहब इज हियर, अल्टीमेटली ही विल बी आस्किंग फॉर मोर आर्म्स एंड मनी एट द सेम टाइम। और अफगानिस्तान की तरफ से जो अटैक किया गया है पाकिस्तान के ऊपर, जिसमें DI खान सख्त, मैं हैरान हूं कि उसके ऊपर जो अभी तक इसमें पाकिस्तान ने मेरी मर्जी के मुताबिक, जो मैं समझता हूं जो एक कि किस तरह का रिएक्शन होना चाहिए, बिल्कुल माजी की तरह चुप चुपीते से इन्होंने एक टूटी फूटी सी, आपके फॉरेन ऑफिस ने उसमें एक रिस्पॉन्ड दे दिया है उसका, जो कि मेरे वकास सजाद काजी साहब हैं, उन्होंने इसका रिस्पॉन्ड दिया, जो फॉरेन सेक्रेटरी है, ना होने के बराबर। उसके बाद एक टूटा फूटा सा बयान आपके काकड़ साहब ने दे दिया है, जो जिसके कुछ सर पैर ही नहीं है। उन्होंने कहा ये हम जंग पहले ही जीत चुके हैं। कौन सी जंग की बात कर रहे हैं भाई? आपके 23 जवान मार गए हैं, वो आपके अंदर घुस के मार के गए हैं वो। फिर उन्होंने उसकी वीडियो बनाई है, वो प्रॉपर वो अपना मीडिया सेल पे अपनी वीडियो चला रहे हैं कि देखें किस तरीके से हमने इनको मारा है। फिर उसके बाद अगलों ने बताया कि जो मारने वाले थे कहां से आए, मर्दान से, सवात से, DI खान के गांव थे, लक्का गांव है जहां से आए थे, वो इतने ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। आप कहते हैं कि हम जंग जीत चुके हैं, 30 बंदे मरवा के जंग जीत हो आप? सर इनकी तो समझ ही कुछ नहीं आती, काकड़ साहब किस किस्म की स्टेटमेंट्स देते हैं। काकड़ साहब ये क्या पीते हैं, कहां से पकड़ के लाए हैं? कोई बात को सर पैर ही नहीं है। कहते जी आप एक कदम आगे आएंगे, हम 10 कदम आगे जाएंगे। जाएं तो सही, चेज तो करें उनको भाई। आपके सामने बैठे हैं बॉर्डर के दूसरी साइड पे, ताकत हिम्मत करें ना, जाए वहां पे। बातें सारा दिन जितनी मर्जी करा लो इनको, ये गौरी है, ये फलाम मिसाइल है, ये फलाम, किसके लिए रखे हैं यार? आपने देखने के लिए रखे हैं? अगले घर में घुस के मार रहे हैं सुबह शाम आपको। लेकिन ज्यादती है जो कुछ भी है ये। खैर इस पे तो ये कौन सा पहला और आखिरी हमला है, क्योंकि आरजू कौम जो है बेचारी बेहिस हो चुकी है इस तरह की खबरें सुन सुन के। उन्होंने मार के फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट की है, और जो TJP ग्रुप है उनका जी, और फिर उन्होंने वीडियो बना के लगाई है, 2 मिनट की वीडियो है लाइव अटैक करने। लेकिन पता नहीं हमारी एजेंसियां हैं वो कर क्या रही हैं। सवाल सिविलियन PTI वालों की जान छोटे तो वो इनकी जान छोड़े तो और दूसरा काम करे। इनके फोन रिकॉर्ड क्यों नहीं करते? इनको क्यों नहीं पता चलता ये अटैक होने वाला है? क्या वजह? 23 करोड़ लोगों के फोन तो रिकॉर्ड कर रहे होते, इनको फोन रिकॉर्ड क्यों नहीं करते अभी आप? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल, और रोका नहीं जा रहा इनसे। कब कितने टाइम से लोग कह रहे हैं। आरजू लग रहा है ये रोकने में इंटरेस्टेड ही नहीं। ऐसा ही है, ये कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे कि जितने मर्जी मर जाएं लोग, जवान मर जाएं, फौजी मर जाएं, क्या फर्क पड़ता है? और दूसरा इस पे मैं जो आज एक और बल्कि जिस तरह मैं बात करना चाह रहा था कि गाजा के हवाले से भी देखिए, दुनिया का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, जो हालात हैं वो जरा उसके, आज मुझे सुबह बहुत दुख हुआ इस बात का कि जब हिरोशिमा के ऊपर जो बम मारा गया था, वो 13,000 टन उस वक्त बम मारे गए थे हिरोशिमा के ऊपर। आज तक की डेट तक के 12,000 टन जो है वो बारूद जो है मारा जा चुका है गाजा के ऊपर, और एवरेज चल रही है 1500 से 2,000 लोगों की डेली बेस पे मौत पे। और दुख वाली बात यह है कि कोई चीज, कोई रेजोल्यूशन, कोई किसी के माथे पे बल नहीं। बिजनेस इज एज यूजुअल चल रहा है, बिजनेस बिल्कुल एज यूजुअल। बिल्कुल, मुसलमान चाहे अपने मुल्कों में बैठे हैं तो उनके ऊपर उनके करप्ट जो उनके रूलर हैं वो उनको जलील कर रहे हैं, मार रहे हैं। जो बाहर बैठे हैं वो तो वैसे बेचारे सेकंड क्लास सिटीजन है, उनको कौन पूछता है। लेकिन सेकंड बिगेस्ट रिलीजन, कभी सोचा है कि क्यों दुनिया में जलीलो ख्वार हो रहा है? क्यों जलीलो ख्वार हो रहा है? मेरी नजर में सिर्फ एक ही वजह है उसकी, तालीम से दूरी है। आपने साइंस का बायकॉट कर रखा है। आप चाहते हैं आज भी हम 7वीं सदी के इस्लाम के ऊपर चले जाएं। आज भी आप चाहते हैं खुलफा राशिदीन के दौर में जाएं। आप चाहते हैं आज भी आप गधों के ऊपर फिरें। हाँ, लेकिन हर बंदे की शादी, बीवियां 4-4 हों, 70-70 बच्चे हों। वो देख ले मिडल ईस्ट में, आप देख लेना,
सर अभी तक यही पढ़ा रहे हैं। मैंने आज एक वीडियो लगाई भी है, एक मौलाना की, कह रहे हैं कि जी दुनिया जो है वो किसी बैल के सींग के ऊपर रखी हुई है। इस किस्म की बातें कर रहे हैं। देखें, और कभी आपने देखा कि आपकी मस्जिदों में बैठ के जो स्पीकर के ऊपर तकरीरें कर रहे हैं वो हाई स्कूल भी नहीं है। बिल्कुल। चला एप्पल का आईफोन इस्तेमाल कर रहे होंगे मौलवी साहब, लेकिन हर खुतबे में अमेरिका को गालियां, इसराइल को गालियां, भारत को गालियां, और इन्हें पता है कि इन गालियों से उनको उनकी सेहत पे कोई असर नहीं। और आज इनको कोई मौलवी साहब को मस्जिद में आके कहना आपको अमेरिका वाले एम्बेसी वाले बुला रहे हैं, तो उसी वक्त भाग जाए खुतबा दरमियान में छोड़ के। लेकिन उसमें आरज़ू, मैं अब इसका क्या बताऊं आपको, जो आज मैं गाजा की बात कर रहा था, लेकिन इससे बेहतर तो मैं समझ पाकिस्तान हमारे मुसलमानों से बेहतर अभी भी, हालांकि मुझे गिला था, आज सुबह यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग हुई है। 153 कंट्रीज ने सीज फायर करने की के लिए वोटिंग की, इंक्लूडिंग इंडिया। भारत ने भी सपोर्ट किया है कि फलस्तीन के अंदर बॉम्बिंग बंद कर दी जाए। 10 मुमालिक हैं जिन्होंने इसके हक में वोट दिया है, उसमें अमेरिका भी शामिल है। मुझे सुबह बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उसके बाद यह पता चला है कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने इजराइल को कहा है कि जनवरी 1 2024 हम अपनी सपोर्ट बंद कर देंगे। नेतन्याहू ने उसके ऊपर उसको रिबट किया है, और उन्होंने वहां पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि हम अपनी जंग नहीं रोकेंगे, हम अपने ये जो है सीज फायर नहीं करेंगे। बल्कि उसी यूनाइटेड नेशंस में इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इजराइल का रिप्रेजेंटेटिव था, उसने खड़े होकर हमास के ऑफिस का नंबर शेयर किया। उसने कहा अगर आप सीज फायर चाहते हो तो ये नंबर है हमास का ऑफिस का गाजा में, इनको कॉल करो, इनको कहो कि हथियार डाल के अपने आप को सरेंडर करें, और अभी ही हमारे जितने यरगमाली हैं उनको रिहा करें, हम अभी सीज फायर कर देंगे। तो और बल्कि उसके उन्होंने नाम बताया, वहां जो बैठा है जो फोन उठाएगा उसका नाम था। इतनी तो उनके पास भी इंफॉर्मेशन मौजूद है। यहां एक दूसरी बात भी शेयर करना चाहूंगा कि 2 यरगमाली मर्डर करके उन्होंने मर्डर कर दिए गए, 2 मारे गए। आज जो अगली बात मैं शेयर करना चाह रहा था कि अमेरिका के अंदर इस वक्त जो यूक्रेन के सदर हैं युलास्की, वो आए हैं आजकल, और उन्होंने कल सारा दिन मिन्नतें तरले की हैं, क्योंकि यहां बताना चाहूंगा कि यूक्रेनियन जो हैं दे आर द करप्ट पीपल इन यूरोपियन यूनियन। करप्ट, हमारा जो ब्लड और स्वेट वहां जा रहा है वो सारा लंदन और दुबई जा रहा है। पाकिस्तानियों के छोटे भाई हैं यूक्रेनी जो है, तो उसमें वो बड़ी उन्होंने मिन्नतें की। उन्होंने कहा यार दुबई में कई घर लेने थे, अभी हमने आपने पैसे बंद कर दिए। तो हमारे बाइडन साहब जो चाचा जी हैं बीमार हमारे, उन्होंने कहा यार बेटा ज्यादा पैसे तो नहीं है, 200 मिलियन ले जाओ। तो 200 मिलियन डॉलर उन्होंने दे दिया उसको। लेकिन यहाँ पे साथ ये भी बताना चाहूंगा कि छठा ऑडिट जो है पेंटागन का वो फेल हो चुका है। छठा ऑडिट है जो फेल हो रहा है मुसलसल। पैसे हम क्यों देते हैं इनको? क्योंकि हमारे अमेरिकन भाईजान जो है कि उसमें से किकबैक ले रहे हैं। हमारे जो वक्त डिफेंस के इस वक्त सेक्रेटरी हैं ऑस्टिन लॉयड, वो रेथियान के बोर्ड पर थे। टोनी बिल्किन साहब जो हमारे छोटे भाईजान हैं, जो इस वक्त सेक्रेटरी हैं स्टेट के, वजीर खारजा, वो बोइंग के कंसल्टेंट हैं, तो वो कमीशनें तो मिलती हैं उनको। तो हम इस वक्त जो अपने गुर्दे दे रहे हैं यूक्रेन को और इजराइल को, उसमें से देते इसीलिए हैं कि हमें वापस किकबैक मिलती। तो आज ये हालात थे। दूसरी जो खबर जो सबसे बड़ी इस वक्त कैपिटल हिल पे चल रही थी कि हंटर बाइडन साहब की आज हियरिंग थी और उन्होंने आने से इनकार कर दिया। वो कैपिटल हिल आए, बाहर से खड़े होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहीं से चले गए। आज उनके वालिद साहब जो अब्बा जान है, उनके ऊपर आज इंपीचमेंट की आज वो भी कार्रवाई हो रही। जो अगली बात बताना चाह रहा है कि इंडिया अमेरिका रिलेशनशिप थोड़े खराब हो रहे हैं, जो स्लो हो रहे हैं। हमारे जो बड़े चचा जान बीमार हैं, उन्होंने भारत जाना था उनके सेलिब्रेशन के लिए, तो वो नहीं जा रहे। उनको मेरे ख्याल सर्दी वर्दी लग गई है, तो वो नहीं जा रहे। वो कहते हैं मैं क्वाड के जाऊंगा तो उस पे आऊंगा, मैं इस पे नहीं आ रहा हूं। तो उससे भी आज जो चैटर चल रहे थे वाशिंगटन डीसी में, यही चल रहे थे कि रिलेशनशिप्स आर स्लोइंग डाउन। हालांकि कुछ लोग तो ये कहते थे कि वो बुजुर्ग हैं, वो नहीं जा सकते, वो शायद एक ही दफा जाएंगे क्वाड पे, वो बार बार नहीं जाएंगे। लेकिन अगले महीने के वो शुरू में। मगर क्या वजह है सर, क्यों स्लो डाउन हो रही है रिलेशनशिप? उसकी 2 वजूहात है। मैं जो 2 वजूहात बताना चाहूंगा। एक वजूहात एक तो भारत की इकॉनमी है, वो अमेरिकन को पसंद नहीं आ रही।
अमेरिका ये नहीं चाहता कि उनके मुकाबले पे कोई वहां पे एक बड़ी ताकत सामने आ जाए। 7.8% इकोनॉमी की ग्रोथ है भारत की, इनकी उसके आसपास भी नहीं है। ये बैंकरप्सी के सर पे पहुंच चुके हैं। तो इनको तो पसंद नहीं आएगा ना कि उनके टक्कर का कोई बंदा दूसरा एक मुल्क जो है वो एक सुपर पावर बन जाए कंट्री। एक तो ये बीमारी है, इस वजह से वो आजकल जो इशू बना के फिर रहे हैं वो निजर साहब का और जो वो पन्नू साहब का, इट्स नॉट अ बिग इशू एट ऑल। खालिस्तान की कोई सपोर्ट नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहां पे इंडिया से तो सरदार सारे कनाडा और बाहर चले गए, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड। वहां खालिस्तान बनाएंगे, रहेगा कौन उसमें जाके? वो तो पंजाब में ही माइनॉरिटी में जो पन्नू साहब की सबसे बड़ी उनका कारोबार है, वो वकील थे और पॉलिटिकल असाइलम कराते थे। उनका टोटल कारोबार पॉलिटिकल असाइलम था। वो तो भाई जो बंदा कहीं से आता जाता था उसको कहते थे यार सबसे आसान तरीका है खालिस्तानी बनो और ग्रीन कार्ड ले लो। ये तो कारोबार था उनका। सही। तो वो अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, वो चल, इससे आगे कुछ नहीं है उस खालिस्तान की मूवमेंट। लेकिन उसको एक हवा बना दिया, एक चीज बन के अब सामने ले आया, इशू बना है। अमेरिका ने भी उसमें अपने हाथ साफ किए हैं। उसमें मुझे जो लगता है सबसे बड़ा कि वो भारत की इकोनॉमी है, और दूसरा सबसे बड़ा इशू ये है इस वक्त अमेरिका के अंदर जो उनका इंडियन डायस्पोरा है वो अमीर तरीन है। वो भी डाइजेस्ट नहीं होता होगा कि भारतीय बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े जहाज लेकर, बड़ी बड़ी यार्ड्स लेकर फिर रहे हैं। जाहिर गोरा परेशान तो होता है कि यार ये क्या आ गए, ये आ गए, अब हमें ये चला रहे हैं। देखे ना, गूगल इनसे नहीं चलता, माइक्रोसॉफ्ट इनसे नहीं चलती, बिल्कुल, वर्ल्ड बैंक इनसे नहीं चल रहा। तकलीफ तो होती है ना कि यार हमारे देखे ना 18वीं सदी में हम ऊपर थे, ये कॉलोनी थी। ये भाईजान बाइडेन कौन है? ये इनके एंसेस्टर ब्रिटेन उधर से ही आए, आयरलैंड से या इंग्लैंड से, जिन्होंने पाकिस्तान, इंडिया को, भारत को कभी कॉलोनी बनाया था। तो वो हजम तो नहीं होता ना, वो कहाँ हजम होता है। और उसी के बदले वो लेते हैं। वो बार बार कभी कहते हैं भारत ये करता है, कभी अभी तो खुल के सामने नहीं आते, डरते हैं, इनको पता है। अभी तो देखे ना, इन्होंने वो ट्रूडो तो खुल के सामने आए, ये खुल के सामने नहीं आए। इन्होंने तो केस ही किया ना। बड़े चचा ने कुछ भी मुंह से बात नहीं निकाली भारत के खिलाफ। जो खासकर मैंने इंडाइटमेंट पढ़ी है जिसमें वो गुप्ता साहब इन्होंने रखा है, उसमें भी खुल के सारी बातें नहीं की गई। इंडाइटमेंट में भारत का डायरेक्ट नाम नहीं लिया गया, डरते हैं थोड़ा, इसको पता है। लेकिन ये कि मैं समझता हूं कि ये भारत के लिए भी एक लेसन है कि अमेरिकन दे आर नॉट ट्रस्टवर्दी एलाइज। ये कभी सदाम हुसैन के भी बड़े दोस्त थे, जब ईरान की जंग लड़ते रहे ना। ये बड़े भाईजान जो थे उनके भी अंकल सैम बड़े रिश्तेदार बने रहे हैं। ये कोई इतने अच्छे ये दूध के धुले हुए नहीं है। ये भी, मैं इनको हमेशा कहता हूं, दे आर सन्स ऑफ पायरेट्स। बिल्कुल, ये पायरेसी करते थे यहाँ पे। ये डाकुओं के बच्चे हैं, चोरों के। इन पे भी ज्यादा ट्रस्ट करना इतना अच्छा नहीं है। लेकिन चले, इस पे मैं समझता हूं कि उसका फायदा चले हमारे छोटे भाईजान पाकिस्तान वाले, वो तो उठा रहे हैं। 4 घर और ले लेंगे दुबई में, लंदन में, कोई और प्लाजा बना लेंगे। सर हम तो खैर दौड़ के पहुंच जाते हैं जैसे ऐसी कोई बात होती है। लेकिन ना, हम तो आरजू आजाद ही नहीं हुए ना। पहले गोरा वहां जाके हमें चलाता था, अब हमने गोरे की करेंसी को हम उसको खुदा बना के फिर रहे हैं। डॉलर और पाउंड है बस, और हमारी जिंदगी इससे आगे तो है ही नहीं। इससे आगे तो हमारी जिंदगी नहीं। लेकिन सर इमरान खान की बात करें तो फर्द जुर्म आयद कर दी गई है उनके ऊपर भी और शाह महमूद कुरैशी पे भी। देखिए, आज मैंने देखा उनकी जो प्रोसीडिंग चली, आज खासकर जो हमारे जर्नलिस्ट भाईजान है उनको नजदीक नहीं जाने दिया गया। शीशे की दीवारें बना दी गई हैं जेल में। इमरान खान साहब परेशान थे, उन्होंने अभी कई बातें करनी थी वहां पे। लेकिन आज वो जो पहले आप बता रही थी कि वो भट्टो साहब का केस भी लगा है, उस पे कुछ मेरे जानने वाले, क्योंकि आपको पता मेरा बैकग्राउंड भी लॉ है, मेरे तो कई दोस्त हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कई मेरे क्लासमेट। मैं बड़े तफसील से सुनता रहता हूँ कि वो कहते क्या है। उन्होंने कहा है कि इसको सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों को हम इसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस पे आज जो दूसरी तरफ थे वो उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे नसीम शाह साहब, उनकी अखबार को उनका इंटरव्यू था, उसकी अखबार का टुकड़ा किसी ने सामने पेश किया, तो उन्होंने इसको दिस इज नॉट अनफ सफिशिएंट, क्योंकि नसीम शाह ने कहा था कि दिस वाज द जुडिशियल मर्डर। लेकिन उस जुडिशियल मर्डर को छोड़ दें, जिस तरीके से आजकल नवाज शरीफ साहब के सारे केसेस खत्म किए जा रहे हैं, क्या ये जस्टिफाइड है? क्या ये कानूनी है? अल अजीजिया केस है, क्या सारा कुछ उसमें ठीक है? कोई ढंग का पेपर इनको नहीं वहां से मिला। उसके बयानात सुने हैं कि अल अजीजिया स्टील मिल जब सऊदी अरेबिया में लगाई गई तो $50 लाख नवाज शरीफ साहब के बच्चे ने कहा जी मेरे दादा ने मुझे दिया है, उनके घर में किसी टैची में पड़ा हुआ था तो मैंने लेके तो स्टील मिल लगा ली।
इस तरह की बातें तो सर इन्हें लाना भी तो है ना नवाज शरीफ को एज अ प्राइम मिनिस्टर, तो क्या करेंगे? नहीं, वो तो आ यही चुके करेंगे? हैं, वो तो आ चुके हैं। अब आपने सिर्फ एक इलेक्शन का ना एक ड्रामा करना है, दुनिया को पता है। वो तो कैबिनेट भी बना के बैठे हैं। आप कहते हैं आएंगे, वो तो कैबिनेट वो तो उन्होंने वजारतें बांट दी हैं। ये एमक्यूएम को दे दी है, कुछ बाप पार्टी को दे दी है, कुछ जहांगीर तरीन को दे दी है उन्होंने। वो तो आपकी 100 बंदों की कैबिनेट होगी एटलीस्ट, क्योंकि छोटे भाईजान की कैबिनेट भी 70 की थी, तो बड़े भाईजान की 100 की तो होगी। वो तो कैबिनेट बन चुकी है आपकी। आप तो मजे करें आप। मगर सर एक फैसला और अदालत ने जो किया है मिलिट्री कोर्ट्स का, हाँ, कहा है कि फिर दोबारा से भाई उसी में देखिए, जाएंगे मैं तो फैसला। वैसे उस पे कई लोगों ने एहतजाज किया है, और मैं तो खैर उसके हक में हूं, क्योंकि आपका जुडिशियल सिस्टम फेल हो चुका है, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर हमारे फौजी भाईजान को कोर्ट में बिठाना है तो उनको कुछ थोड़ा बहुत ला पढ़ा दें, उनको पता हो कि हम क्या कर रहे हैं। वरना तो हमारी नजर में यही होता है ना कि फौजी भाईजान को ये पता होगा तोप का साइज क्या है, तोप के गोले का वजन क्या है। तो इनको ला के को कोर्सेज वगैरह करा के इनको बिठा दें, मुझे तो कोई एतराज नहीं इस पे। दूसरी कोर्टें तो फेल हो चुकी, और खासकर अगर मैं कहूं, अगर ये तकलीफ करनी है मिलिट्री कोर्ट्स की, तो ये साथ करें, एजेंसियां भी वहां बिठाएं, ताकि भाईजान जो दूसरे वहां पे बोलियां लगती हैं अदालतों में, यहां ना वहां लगे। इंसाफ हो, यहाँ पे शफाफ इंसाफ नजर आए। अगर वो नहीं कर पाते तो फिर क्या, जो मर्जी मर्जी करें, वो अदालतें बिक जाए, ये अदालतें बिक जाए, क्या फर्क पड़ता है। पहले आप, अब तो आप मशहूर हैं पूरी दुनिया में फॉर सेल, हर चीज बिक रही है भाई। हर चीज मिलेगी 2 आने, हर चीज मिलेगी 2 आने, नारे लग रहे हैं बाहर। लेकिन सर नया आर्मी चीफ भी उसी तरह से पैसे लेने पहुंच गए अमेरिका, जैसे बाकी सब जाते हैं, तो इनमें कुछ नयापन तो दिखाई नहीं दे रहा, जो आप कह रहे थे कि इनसे उम्मीद है। ये अब क्या वही तो करें? है। देखे नहीं, देखे पैसे तो वो लेंगे, पैसे तो पाकिस्तान को हर वक्त जरूरत होती है ना, वो तो जाहिर है इतनी बड़ी फौज है, उसको भी तनख्वाह तो देनी है ना। लेकिन अभी तक ये सामने नहीं ना आ रहा कि वो दुबई में को बना रहे हैं, अपना प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। मेरी नजर में तो शरीफ आदमी है वो। और दूसरा जो मुझे उन पर सिर्फ वाहिद यही एतराज है अभी तक, कि डंडे की स्पीड बहुत स्लो है, और डंडे में से कई लोग जो है उनको फेवरें दी जा रही हैं, वो ज्यादती है। क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, और नजर आ रहा हो कि कौम आगे किसी साइड डायरेक्शन पे जा रही है। दिस इज मेरी ये ख्वाहिश होती। लेकिन अभी मेरे ख्याल में अभी कंक्लूड करना कि ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग इज टू अर्ली टू से दैट, क्योंकि अभी थोड़ा अरसा पहले आए हैं और उनको ग्रिप नहीं दी जा रही थी अभी तक। पुराने वही लोग जो थे, वो पुराना माइंडसेट था बाजवा साहब वाला और फैज हमीद साहब वाला। तो मैं ये समझता हूं कि जब तक उनकी अपनी ग्रिप नहीं हो जाए, मैं आई वॉन्ट डेवलप एनी ओपिनियन। अभी तक मैं पूरी उम्मीद हूं उनसे, उनके पोर्टफोलियो की वजह से। काजी फायज ईसा साहब से भी अभी तक मैं मायूस नहीं हूं, मुझे अभी तक उन पर भी उम्मीद है। लेकिन आने वाले दिन बताएंगे, अगले 6-7 महीने बताएंगे कि विच डायरेक्शन पाकिस्तान हैज। देखें, उम्मीद तो लेकिन सर रखनी चाहिए। सबसे खतरनाक तो चीज ये हो रही है सर, जैसे ये डीआई खान वगैरह का जो चल रहा है सिलसिला, वो लोगों को डर है कि आगे तक ना बढ़ जाए और दूसरे शहरों तक ना पहुंच जाए। होना चाहिए, और मेरी यही अपील है, खासकर जो लोग चला रहे हैं पाकिस्तानी एजेंसियों को, कुछ दिन के लिए मेरे भाईजान उधर भी भेजें। ये पीटीआई वाले कहीं नहीं जाते, ये तो बड़े डरपोक से लोग हैं। आप उधर भेजें, वो जो पठान भाईजान आके मार रहे हैं उनके पीछे जाएं आप। और दूसरा ये, मेरे ख्याल में तो इनको इनके पीछे जाना चाहिए था, और जाके क्रॉस द बॉर्डर, जहां पे ये समझते हैं, अगर इंटेलिजेंस है इनके पास, जहां उनके अड्डे हैं, इनको जाके फजाई अटैक करना चाहिए उनके ऊपर। तो सर ये कोई ऑपरेशन क्यों लॉन्च नहीं कर रहे? पहले तो फौरन कर लेते थे। बस ऑपरेशन, फिर ये कि इस वक्त पैसों ऑपरेशन की वजह से। नहीं, ऑपरेशन पीटीआई खत्म हो तो दूसरा ऑपरेशन शुरू करें ना। ऑपरेशन पीटीआई चल रहा है, वो तो जोरों पे है। देखे ना, वो तो जोरों पे है ना। ऑपरेशन एक दफा, ऑपरेशन थिएटर अगर एक हो तो उसमें एक ही ऑपरेशन होगा ना भाई, दो दो तो नहीं हो सकते। ये मरीज निकलेगा तो दूसरा मरीज लाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर कुछ ना कुछ सही हो जाना चाहिए। अब काफी लोग परेशान हो गए हैं। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सर।